वो वहां से जो एक बीजारोपण हुआ कविता का, तो फिर पत्र पत्रिकाओं में, पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में कविताएं पढ़ना। सामाजिक मंच पर आपने शुरुआत करी, उसके बाद कवि सम्मेलन का कौन सा मंच आपने सबसे पहले पढ़ा? वो वैसे ही कि मैं रिश्ता लेकर जाता हूँ, और यही कविता है, उसका शीर्षक है कि पर छोरा यही बेस्ट है। महाशय धर्मपाल जी का नाम सुना होगा, एमडीएच में। अरे वो मसाला किंग है वो, तो उनको मैंने कई बार टीवी के विज्ञापन में देखा है पगड़ी पहने हुए। तो वो हमारे चेयरमैन थे, अब तो वो दिवंगत हो गए हैं। ये अभी अहमदाबाद का मुझे अनुभव है कि अभी मैं 2-4 महीने पहले ही एक कवि सम्मेलन था। माणिक वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नीर के अंदर दिखो, दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। और उसी मध्य प्रदेश की धरती से एक ऐसे कवि आज हमारे बीच आए हैं जो उसी परंपरा को, उसी परिपाटी को कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे हैं। खरगोन मध्य प्रदेश से, नाम है प्रवीण अत्रे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। The Manoj Makkan Talk Show. The Manoj Makkan Talk Show. बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी दर्शकों का भी मेरा प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मनोज भाई, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से भी कि आप अपने व्यक्तिगत समय में से समय दान करके, और कई प्लेटफॉर्म पर, कई चैनल्स पे, कई यूट्यूबर्स अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कवियों का जो है, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें सिर्फ कविताएं सुनी गई है, लेकिन आपका ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप कवि के पूरे व्यक्तित्व को, उसकी जीवन यात्रा को यहाँ पर आप बता रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको और आपकी पूरी टीम को। प्रवीण भाई, बहुत लंबा समय आपको कवि सम्मेलनों के मंच पर हो गया है और बहुत लंबी आपकी खुद की काव्य यात्रा रही है, तो ये कविता लेखन की अभिरुचि आप में कहाँ से आई और आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ऐसा था मनोज भाई, मुझे याद है कि मैं कक्षा 11वीं में था, तब मैं कहीं शादी ब्याह में गया था और वापस आने के बाद अपने मित्रों को याद कर रहा था, तो 2 पंक्तियां अनायास मेरे मन से निकल गई। मुझे भी नहीं पता कि ये कविता है, क्या है, लेकिन वो 2 पंक्तियां मैंने लिखी, मैंने दोस्तों को सुनाई, उनको अच्छी लगी। तो थोड़ा सा प्रोत्साहन उस उम्र में मिलता है ना, तो निश्चित रूप से वो वहां से जो एक बीजारोपण हुआ कविता का, तो फिर पत्र पत्रिकाओं में, पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में कविताएं पढ़ना, सिस्टम समझना कि यार ये आखिरी में काफिये मिला रहे हैं तो हम भी ऐसा कुछ लिखें। तो उस समय में तो हम वो दौर के हैं कि भाई शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दो, और उस टाइप की शेरो शायरियां भी चलती थी। तो ऐसे सब सुन सुना के, लेकिन फिर एक टेस्ट डेवलप हुआ है, एक अपना कि नहीं कुछ अच्छा पढ़े, तो अच्छा पढ़ते रहा मैं, और सानिध्य मिलता गया। कुछ परिजन में भी मेरे भाई वगैरह थे, उन्होंने भी, वो भी लिखते थे अच्छा, तो वो मुझे सुनते थे। ऐसे पारिवारिक रूप से भी मुझे सपोर्ट मिला, तो धीरे धीरे लिखते गए। तो वो एक बीजारोपण का मुझे याद है कि वहीं से शुरुआत हुई। क्या लिखी आपने इसी 2 पंक्तियां? नहीं, पंक्तियां कोई ऐसी बड़ी खास पंक्तियां नहीं थी। मैंने कहा था कि हंसते खेलते बिताए थे जो दिन साथ, हंसते खेलते बिताए थे जो दिन साथ, आज तुमसे दूर रहने पर आते हैं वो दिन याद। क्या बात है! ये एक 11वीं कक्षा के बालक के मन के भाव थे जो मित्रों को याद कर रहा था, तो वहां से यात्रा शुरू हुई। तो पहला मंच, पहला कवि सम्मेलन? पहला मंच मेरे शहर में ही, मैं खरगोन से हूँ, खरगोन जिले मध्य प्रदेश से, तो वहां पर समाज के ही एक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन होना था। तो मेरे एक बड़े अभिन्न मित्र थे पारिवारिक, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, नीरज जोशी जी। उनसे कहीं अचानक भेंट हुई, तो उन्होंने कहा यार मैंने सुना है आप पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएं देते हैं, तो आप आए कवि सम्मेलन में। मैंने कहा मैं आमंत्रित नहीं हूँ। बोले नहीं, आप इनविटेशन छपवा ही रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वैसे कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, और वो पहला मंच रहा। और इत्तेफाक कहें, मेरा सौभाग्य कहें कि वो समाज के कार्यक्रम में काफी दूसरे भी समाज के भी और अन्य कवि भी आए थे। वो मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और वहीं उसी मंच पर मुझे दीपक वगारे जी और डॉक्टर शैलेंद्र चोकड़े जी, निमाड़ के हमारे कवि हैं बड़े प्रसिद्ध,
उस समय भी उनका भी जलवा अच्छा रहता था, और तो मुझे उन्होंने वहीं अगले कवि सम्मेलन के बुक कर दिया। क्या बात है, पहला ही मंच और पहले मंच पर ही बुकिंग आपकी। पहली बुकिंग हो गई उसी को। कुल मिलाकर बोनी अच्छी रही आपकी। बोनी अच्छी हो गई। प्रवीण भाई, सामाजिक मंच पर आपने शुरुआत करी, उसके बाद कवि सम्मेलन का कौन सा मंच आपने सबसे पहले पढ़ा? वो मैंने पुनासा के पास, पुनासा में ही पढ़ा है। वहां पर एक मंदिर मेला लगता है, तो उस कवि सम्मेलन में गए, वहां पे मुझे ऑफिशियली पेमेंट मिला। पहला कवि सम्मेलन वहां पे मेरा रहा। बड़ी उत्सुकता से आप गए होंगे। अरे वो तो मैं आपको बताऊं मनोज जी कि एक हमने गाड़ी किराए से की। क्या बात है। श्रोता अपने खुद के लेकर गया, 3 मित्रों को बिठाया कि चलो कवि सम्मेलन सुनने चलते। तो जितना पारिश्रमिक मिला उससे ज्यादा तो हमें गाड़ी किराए में खर्च हो गया, लेकिन मन की बात थी, आनंद का था, तो वो शौक था निश्चित रूप से। और वो वहां से एक काव्य यात्रा मेरी प्रारंभ हुई। क्या बात है। तो उस समय आप क्या सुनाया करते थे? उस समय तो देखिए, मैं चूंकि निमाड़ से हूँ, तो अब मेरी जो निमाड़ी बोली है, मैं लिखता हिंदी और निमाड़ी दोनों में। मालवी भाषा मतलब? नहीं, मालवी से लगा हुआ बेल्ट है, क्षेत्र है निमाड़ी का। तो मालवी निमाड़ी और थोड़ा थोड़ा सबका पुट है, पर वो निमाड़ी उसी पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। हमारे राजस्थान में मेवाड़ी और मारवाड़ी। बस बस उसी तरीके से दोनों बहनें हैं, मालवी और निमाड़ी ये कहें। तो उसी भाषा में आपने सबसे पहले सुना है? हाँ जी, मैंने पहले ही कविता, वो एक कविता भी ऐसी बन गई थी, दोस्त के रिश्ते ब्याह को लेकर के। कुछ याद है आपको? तो हाँ हाँ, मुझे याद है निश्चित रूप से। मेरी पहली कविता मैंने निमाड़ी में ही सुनाई थी। दर्शकों को कितनों को समझ में आएगी नहीं पता, लेकिन मैं निमाड़ी में ऐसा था कि मैं एक अपने मित्र का रिश्ता लेकर जाता हूँ और उसके बारे में मैं कविता के माध्यम से बताता हूँ। तो वो निमाड़ी में मैंने उस कविता को लिखा था कि 36 साल को छोरो छे न दूर को एक रिश्तेदारों को गोरो छे, भले ही झुकेलो की व्यस्त छे पण छोरो यो ज बेस्ट छे। 7 भाई 8 बहन पूरा पारी छे एक कोड़ी न दुई बहनों का भाईजी न इनाज साल छोड़ी, भले ही घरों को चिड़ई को नेस्त छे पण छोरो यो ज बेस्ट छे। तो फिर बाद में आप क्या सुनाने लगे? तो अरे मैं लिखता तो तब भी हिंदी में भी था, क्योंकि मुझे ये जरूर मेरे मन में था कि मेरी भाषा का, बोली का क्षेत्र सीमित है निमाड़ी का। अगर मुझे राष्ट्रीय स्तर पे जाना है तो निश्चित रूप से मुझे हिंदी माँ का सहारा लेना ही है। और तो फिर मैंने प्रारंभिक में, तो मैं आपको बताऊं, मजे की बात है कि इसी कविता को मैंने हिंदी में कर दिया था। क्या बात है, इस तरह का प्रयोग किया आपने? क्योंकि इसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के भी हैं, प्रयोग किए हैं, तो इस कविता को मैंने हिंदी में कर दिया और मंचों पर ये भी चलने लग गई। तो फिर वो हिंदी वाली रचना सुनाइए। ठीक है, बिल्कुल मैं सुना देता हूँ कि वो वैसे ही कि मैं रिश्ता लेकर जाता हूँ, और यही कविता है, उसका शीर्षक है कि पर छोरा यही बेस्ट है। कि 36 साल का छोरा है और दूर का एक रिश्तेदार उसका गोरा है, भले ही झुकी हुई उसकी वेस्ट है पर छोरा यही बेस्ट है। 7 भाई 8 बहन घर में बच्चे हैं एक कोड़ी मतलब 20। 7 भाई 8 बहन घर में बच्चे हैं एक कोड़ी, और 3 पत्नियां सिर्फ उसके पिताजी ने इसी साल है छोड़ी। भले ही घर उसका चिड़ियों का नेस्ट है पर छोरा यही बेस्ट है। और खंबे से जरा पतला, शारीरिक संरचना देखना लड़के की कि खंबे से जरा पतला और बैंगन से थोड़ा काला। क्या बात। खंबे से थोड़ा पतला, बैंगन से थोड़ा काला, 8 नंबर है उसका चश्मे का गाला, भले ही 2 पेग वाला, भले ही 2 पेग वाला उसका टेस्ट है पर छोरा यही बेस्ट है। छोरा यही बेस्ट है। तो इस तरीके से ये कवि सम्मेलन का तो आपका शौक है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मूल रूप से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं एक सीबीएसई स्कूल में प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत हूँ। लगभग शिक्षा में 24 वर्ष हो गए मुझे। क्या बात है, बहुत खूब जी। तो दोनों शिक्षा और साहित्य बैलेंस कैसे करते हैं? माँ सरस्वती का पुत्र हूँ तो वो दोनों में दखल है। बैलेंस तो निश्चित रूप से इसमें परिवार को काफी पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि मैं कई पारिवारिक बहुत सारे कार्यक्रमों में जा नहीं पाता हूँ। नौकरी की अपनी एक जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी जी। तो वो एक, तो मैं सिलेक्टेड कार्यक्रम करता हूँ और अच्छे कार्यक्रम करता हूँ और आप सब भाइयों का प्रेम मिलता है। तो फिर क्या आप किसी सरकारी विद्यालय से जुड़े हैं या किसी अन्य प्रतिष्ठान में
अपनी शिक्षण सेवाएं दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप मैं एक्चुअली एक दिल्ली का ट्रस्ट है जो पूरे देश में समाज सेवा का कार्य करता है और हर क्षेत्र में वो अपना दखल रखता है। आपने महाशय धर्मपाल जी का नाम सुना होगा, एमडीएच में। अरे वो मसाला किंग है वो, तो उनको मैंने कई बार टीवी के विज्ञापन में देखा है पगड़ी पहने हुए। तो वो हमारे चेयरमैन थे, अब तो वो दिवंगत हो गए हैं। कभी मिलना हुआ उनसे आपका? सर उनके साथ के तो बड़े अद्भुत किस्से हैं। उनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। और निश्चित रूप से हर महीने 2 महीने में मिलते थे लगभग। मुझे उनका 8 वर्ष तक उनका सानिध्य मिला और पुत्रवत स्नेह मिलता था मुझे। तो फिर कोई ऐसी पहली मुलाकात या ऐसी कोई विशेष मुलाकात जो आपको याद है? हाँ, ये देखिए, बड़े लोग क्यों बड़े होते हैं, वो बड़ी एक उनसे सीखने लायक। एक तो आप उनकी एनर्जी लेवल जानते ही हैं कि हमारे स्कूल के कार्यक्रमों में आते थे तो 94-95 वर्ष की आयु में भी मंच पे हमारे साथ जबरा फैन जैसे गाने पर डांस। क्या बात है। इतना एनर्जी लेवल, जबकि उम्र तो निश्चित रूप से अपना असर दिखाती है, लेकिन जो मतलब अंदर से वो जिंदा दिल व्यक्तित्व थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते। जबकि जीवन में काफी कठिनाइयां आई उनके, लेकिन हमेशा हंसते मुस्कुराते। और मैं जो किस्सा बता रहा था कि मतलब वो हर छोटे बड़े कर्मचारी को बहुत स्नेह करते थे। मैं बताऊं एक किस्सा मनोज भाई, कि मैं हमारा ऑफिस हेड ऑफिस में उनसे मीटिंग के सिलसिले में गया तो कहीं सीसीटीवी कैमरे में उनकी नजर गई कि सर आए हुए हैं मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुलाया, जबकि बाहर और भी बहुत सारे लोग मिलने वाले बैठे थे। तुरंत मुझे बिठाया, मैंने कहा, तो बोले पास में बिठा लिया। बोले कितने बज गए? मैंने कहा 2 बज गए दोपहर के। बोले बैठो। सबको बाहर किया, वो और हम दोनों ने उनके टिफिन से मुझे उन्होंने खाना खिलाया। क्या बात है। मतलब ये मैं जब याद करता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को कभी नहीं मानता हूँ, लेकिन ये एक ऑनर जो होते हैं, जो मालिक, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इसीलिए बड़े होते हैं वो। क्या बात है, इससे पता चलता है कि आपके प्रति उनका भरपूर स्नेह था। आज भी उनके परिजन और उस हमारी संस्था से जुड़े हैं। क्या बात है, बहुत खूब। जैसा कि आपने बताया कि आप शिक्षा और साहित्य दोनों को बैलेंस करते हैं, तो शिक्षा पद्धति पे या इस पर कुछ आपने लिखा है क्या? सर पहला अनुभव ही शिक्षा से आता है। शिक्षा की मेरी एक कविता बड़ी वायरल हुई थी। हालांकि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। देखिए, कवि तो जो दिखता है वो लिखता है। क्या अब बात है, सही बात। पक्ष विपक्ष की कोई इसमें बात नहीं होती। मैंने एक गांव के स्कूलों पर मेरी एक रचना लिखी थी, वो सुना देता हूँ। तो बिल्कुल सर। कि शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बताता हूँ और गांव की एक स्कूल की आपको यात्रा करवाता हूँ। आप यात्रा कीजिएगा कविता के साथ साथ। कि हमारे हेडमास्टर बड़े मस्त हैं, हमेशा मस्ती में जीते हैं। घर पे अंग्रेजी शराब, स्कूल में देसी पीते हैं। हमारी मैडम है बहुत अच्छी है, हर महीने स्कूल आती है और वो अंग्रेजी वाली रोज आती है, पर बेचारी को अंग्रेजी नहीं आती है। स्कूल के बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, मुसीबतों का भी जमकर फायदा उठाते हैं। बारिश में स्कूल के कमरों में तैरना सीखकर तैराकियों में फर्स्ट आते हैं। क्या बात है। और स्कूल में प्रकाश की व्यवस्था बड़ी न्यारी है, ऊपर छत नहीं है, सूर्य से प्रकाश मिलना जारी है। और स्कूल टाइम टू टाइम लगता और चलता है, क्योंकि 12 की बस से स्टाफ आता है और 2 की से निकलता है। और परीक्षाओं में साल भर कुछ भी हो मनोज भाई, परीक्षाओं में स्टाफ खूब मेहनत करवाता है और बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर बोर्ड पर से टिपवाता है। क्या बात। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर बोर्ड पर से टिपवाता है। और स्कूल में आप देखिएगा एक दृश्य, ये बड़े आम दृश्य है। अगर आप गांव में जाकर देखें, परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं ये दृश्य दिख जाएंगे कि गांव के स्कूल में बच्चों और जानवरों का प्रेम नई मिसाल गढ़ता है। क्या बात है। गांव के स्कूल में बच्चों का और जानवरों का प्रेम नई मिसाल गढ़ता है। अरे जहां बैठते हैं गाय बकरी कुत्ते, वहीं गांव का बच्चा पढ़ता है। अरे वाह यार। जहां बैठते हैं घूमते हैं गाय बकरी कुत्ते, वहीं गांव का बच्चा पढ़ता है। और अभी अंतिम 4 पंक्तियां कविता का जो संदेश है, जिसके लिए मैंने ये कविता कही है, कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ। सोए शासन प्रशासन जनता, भटके शिक्षकों को जगाओ। अरे ये नन्हे मुन्ने ही तो देश का भविष्य है, देश का भविष्य मत मिट्टी में मिलाओ। क्या बात है। और बहुत बढ़िया व्यंग आपने पढ़ा। और मैं भी मानता हूँ कि सरकारें अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन कहीं ना कुछ कमी रह जाती है और ग्रामीण परिवेश में कुछ ऐसा होता भी है जो मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है। बहुत खूब। सरकारों को भी और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि मैंने सोशल मीडिया पे आपका एक फोटो देखा जिसमें आप राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। ये क्या किस्सा है?
वो मतलब कोई कवि सम्मेलन पढ़ने गए? नहीं नहीं अभी तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन निश्चित रूप से 2017 में मैं स्कूल के बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था राष्ट्रपति भवन में। रामनाथ कोविंद जी महामहिम थे उस वक्त, और बड़ा यादगार अनुभव रहा। राष्ट्रपति भवन का 3-4 घंटे बिताने का अवसर मिला था बच्चों के साथ, और बच्चे साथ थे तो और ज्यादा आनंद आया। क्या बात है। आपकी एक पुस्तक है गुल्लक के सिक्के, ये नाम कैसे आपने रखा पुस्तक का? उसकी एक कविता का मेरे मन में था कि मेरी एक पुस्तक निकले, और मतलब मैंने छपवाई नहीं है। मजे की बात तो ये है कि साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश ने नए लेखकों की पुस्तकें आमंत्रित की थी, नई कविताएं आमंत्रित की थी। तो मैंने अपनी कुछ कविताएं भेजी, तो लगभग 2500 पांडुलिपियां आई थी। 2500 से अधिक कविताओं के लिए अपनी प्रविष्टियां आई थी, जिसमें से 80 लेखकों का चयन हुआ था। अरे वाह, तो उसमें एक मेरा भी क्या बात, मेरी बहुत कविता है। तो वो गुल्लक के सिक्के, तो उसमें एक मेरी कविता है छोटी सी। वो उस शीर्षक पर वो पूरी मैं क्या सोचता हूँ, गुल्लक के सिक्के मेरे लिए क्या हैं, आप सबके लिए जो संस्कारों में जो जीते हैं उन सबके लिए वो है। कि वो छोटी सी कविता है कि पिछले कुछ सालों से एक रेस चल रही है चंद सिक्के और कुछ नोटों के बीच। नोट धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और लाखों में बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी वो चंद सिक्के वहीं की वहीं रखे हुए नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी वो उन नोटों से जीतते हुए जा रहे हैं। क्या तो मैं चाहता हूं कि वो नोट हमेशा हारते रहें और वो सिक्के हमेशा जीतते रहें, क्योंकि वो नोट मेरी कमाई के हैं और वो सिक्के दिए हुए मेरी दादी माँ के हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है प्रवीण भाई, बहुत बढ़िया आपने लिखा, और आपकी पुस्तक में अवश्य पढ़ूंगा अगर आप मुझे भेंट करेंगे। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि मैं सबसे पूछता हूँ ये बात, कवियों की जो यात्राएं बड़ी रोचक होती है, वो जो किस्से, वो जो संस्मरण होते हैं, वो बहुत आनंददायक होते हैं। कोई ऐसा किस्सा आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्राओं में अ, मंच पे तो हम जितना, मेरा ऐसा मानना है, सब कवियों की पीड़ा रहती है कि यात्राएं हम बहुत करते हैं और बैलेंस करते हुए बहुत व्यस्तताएं रहती है। कभी अलग अलग परिस्थितियों में यात्राएं करना, कई बार खाना भी नहीं टाइम पे मिल पाता है, कई बार सोने को नहीं मिलता है। कभी सम्मेलनीय यात्राओं में तो एक अनुभव ऐसा भी रहा कि प्रारंभिक दौर में जब, तो पूरे 9 नवरात्रि में और इनमें आयोजन होते हैं गणेश उत्सव में, तो पूरे 9 दिन 10 दिन हम यात्राओं में ही, दिन में कवि सम्मेलन करो, रात में कवि सम्मेलन करो, दिन में यात्राएं करो। तो वो एक लगातार, तो वो एक अलग आनंद आता था सब कवि मित्रों के साथ बैठना, घूमना फिरना, और क्या बात है बहुत याद आते हैं वो। और कि रात अब में थोड़ा सा सम्मेलन और दिन में सोना, या सोना, आधी आधी अधूरी नींद, और मित्र लोग रहते हैं तो ये अभी अहमदाबाद का मुझे अनुभव है कि अभी मैं 2-4 महीने पहले ही एक कवि सम्मेलन था। वो मनोज भाई, अगले दिन कवि सम्मेलन है और शाम को फोन आता है पुलिस विभाग से उस जगह में कि बोले यहाँ पे धमकी आई है कि इस जगह पे बम रखा हुआ है। तो बोले हो सकता है कवि सम्मेलन निरस्त करना पड़े। तो आयोजक, हम तो पहुंच गए, सब कवियों से पूछा कि क्या करे। उन्होंने, पुलिस ने छानबीन की तो बम वगैरह तो नहीं था, पर चूंकि धमकी थी तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप लोग रहने दो, आप कवियों की मर्जी। फिर हम सब ने तय किया कि नहीं ठीक है, जब कुछ है ही नहीं, मिला नहीं है तो ठीक है। तो वो हमने वो उस बम की धमकियों के बीच भी कविता पाठ किया कि कविता के बम फोड़े। कविता के बम, हास्य के बम, गीतों के बम। ऐसा रहा। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, आज हमारे दर्शकों को आप कौन सी कविता सुनाने वाले हैं जो आपके मन की हो और जो आपकी पसंदीदा हो? बहुत सारी रचनाएं तो है मनोज जी, लेकिन एक छोटू करके शीर्षक करके रचना मेरे दिल के काफी करीब है। हम लोग चाय दुकान पे जाते हैं तो किसी भी बच्चे को, ये छोटू चाय ला, ऐसा करके बुला लेते। तो वो छोटू क्या है, वो किन परिस्थितियों में रहता है, तो वहां से एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि ये जो छोटू है, ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, स्कूल नहीं जाता है, दिन रात मेहनत कर पैसे कमाता है, मेरी दी हुई बख्शिश, दिन रात मेहनत कर पैसे कमाता है, मेरी दी हुई बख्शिश खुददारी से ठुकराता है। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, ये जो छोटू है सुबह जल्दी उठ जाता है, दुकान पे कपड़ा, झूठे बर्तन धोने लग जाता है, दुकान पे कपड़ा पोछा लगाता है, खुद पर खर्च नहीं करता, 1-1 रुपया बचाता है। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, ये जो छोटू है सारे रिश्ते नाते निभाता है,
रक्षाबंधन पर बहन के लिए ड्रेस, माँ के लिए साड़ी लाता है, पिता के श्राद्ध पे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, दादी का टूटा चश्मा सुधरवाता है। और छोटू की बहादुरी देखिएगा कि चाहे कितनी तकलीफ हो, हर वक्त खिलखिलाता है। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, ये जो छोटू है, देश में ऐसे कई सारे छोटू है जो उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने दम पर, अपने अकेले के दम पर पूरे घर परिवार को चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपने जिस तरीके से एक व्यंग्यात्मक तरीके से इस विषय को रखा, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मजबूरीवश ये सब चीजें इस अवस्था में करनी पड़ती है, मगर विपरीत परिस्थिति में भी जिस तरीके से लोग उभर कर और निकल कर आते हैं, ये बेहद गंभीर विषय है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते कुछ संदेश देकर जाएं। सर, संदेश तो यही देना चाहता हूँ कि मैं कविता के माध्यम से ही, चूंकि कवि हैं, तो उसी के माध्यम से कि हम लोग आज जो सोशल मीडिया के एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविकताओं से बहुत सारी चीजें अलग है, वास्तविकता अलग है, और हम लोग कहीं ना कहीं लगातार सभी लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो उसको, मेरा फिर कहना है कि मोबाइल एक टूल है, एक साधन है, उसको पूरा जीवन मत बनाए। तो वो मेरी एक कविता अभी है, उसका कुछ अंश सुना देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जीवन शैली क्या हो गई है कि सुबह उठ मोबाइल खंगालें, चलो दिमाग में कचरा डाले। क्या बात है। हम दिन भर इसका, राजनीति का, इसका, वो मैसेज, ये मैसेज, कभी श्रद्धांजलि, कभी शुभकामना, तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो सुबह उठ मोबाइल खंगाले, चलो दिमाग में कचरा डालें। अब दृश्य देखना कि क्या होता है सोशल मीडिया का जादू, कि सुबह उठ मोबाइल खंगाले, चलो दिमाग में कचरा डालें, जो खुद नहाया नहीं स्वस्थ जीवन का राज बताए, 5वीं फेल संविधान में संशोधन सुझाए, और ब्यूटी ऐप का कमाल तो देखो आप, 60 वाली आंटी 30 की बन इठलाए, तो वास्तविकता को भूले भाले, चलो दिमाग में कचरा डाले। क्या बात है। और वास्तव में एक मुझे बात याद आ रही है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने मोबाइल को लेकर दुकान पे जाता है कि इस मोबाइल को ठीक कर दो। वो दुकानदार मोबाइल चेक करता है, बोले उस बुजुर्ग से कहता है, बोले अंकल जी मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, आपका मोबाइल अच्छा है, खराब नहीं हुआ। तो वो बुजुर्ग जो कहता है, वो जवाब आप सुनिएगा कि हम किन परिस्थितियों में, समाज का क्या दृश्य है, समाज की वास्तविकता क्या है। वो बुजुर्ग कहता है कि अगर ये मोबाइल ठीक है तो इस पे मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते हैं। क्या बात है। तो हम दुनिया से तो कनेक्ट हैं, लेकिन घर में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्या बात है। और क्या आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कविता लिखी है, काहे दिमाग में कचरा डाले, मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही है। दौरे सोशल मीडिया में हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए चमक पर्दे की इस मंच पर, पूरी दुनिया में छाए रहे बस अपनों से दूर हो गए, पूरी दुनिया पे छाए रहे बस अपनों से दूर हो गए। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सुनाया आज, और ये विषय वास्तव में बहुत प्रासंगिक है आज के संदर्भ में। प्रवीण भाई, बहुत मजा आया आपके साथ, और बहुत बढ़िया मेरी वार्ता हुई आपके साथ। और जिस तरीके से आपने पुस्तक लिखी है गुल्लक के सिक्के, और वैसे मैंने भी एक प्रयत्न किया, जिस किताब को मैंने लिखा मैं आपको उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, जिन्होंने बहुत बढ़िया बातें करी, बहुत अच्छी मेरी वार्ता रही। इन्होंने जो बात कही, आप मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अपनों से भी कनेक्ट रहे, अपनों से बातचीत करते रहे, और बदलते इस परिवेश में जो चीजें हमें ठीक नहीं लगती है उनमें सुधार करते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, आपके अपने शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत आभार। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।